हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोनों में से आज हम सिर्फ मेटल्स के ही केमिकल रिएक्शंस को करेंगे, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल जब किसी के साथ में रिएक्शन करेंगे, किसी कंपाउंड के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ या किसी एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन करेंगे, सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये करेंगे हम। तो पहले हम मेटल्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट, मेटल वो एलिमेंट होते हैं विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट, तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो एलिमेंट ही होंगे, तो कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है विल बी रिगार्डेड एज ए मेटल। सो द डेफिनेशन फॉर मेटल इज टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट की कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट एलिमेंट विल बी अ मेटल, वो एक मेटल के रूप में काम करेगा। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अब हम बात करेंगे, ये तो डेफिनेशन की बात होगी कि मेटल किसको कहें, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। अब हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, और ये रिएक्टिविटी किस पॉइंट पर बेस्ड होती है। कोई भी एलिमेंट जो सबसे तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो केमिकल स्पीसीज होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो जिन एलिमेंट्स के एटम से इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज होंगे, जल्दी से डोनेट किए जाएंगे, जल्दी से निकलेंगे, वो उतनी ही तेजी के साथ में केमिकल रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सो वो एलिमेंट जो तेजी के साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे विल बी रिगार्डेड एज रिएक्टिव मेटल्स। मेटल तो वो है ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और टेंडेंसी की बात आ रही है, टेंडेंसी का मतलब नेचर, प्रवृत्ति, कौन तेजी के साथ में इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा एक्टिव माना जाएगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। Now the problem is that how to remember the sequence of the reactivity of metals। बहुत सारे मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी को कैसे हम याद करें, that is also problem। So to solve that we have a short line, एक short line बनाई है which includes major elements, which includes many elements but not all, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है अपने केमिकल रिएक्शंस के लिए, उन एलिमेंट्स को हमने इन लाइनों के अंदर कवर किया है। और ये लाइनें हैं, काशी नाक का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस लाइन के अंदर काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस लाइन के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे मेटल्स को कवर करने की कोशिश करी। नॉट ऑल, सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिन एलिमेंट्स की, जिन मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर मोस्टली कवर्ड, दे आर कवर्ड इन दिस। अब देखिए किस शब्द से कौन सा मेटल निकल करके सामने आता है। काशी के अल्फाबेट के को ले लो तो बन जाएगा पोटेशियम, उसके बाद में नाक में लोगे तो Na हो गया, Na क्या हो गया, सोडियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट इज का कैल्शियम Ca, माली Mg, मैग्नीशियम Al, एल्यूमिनियम Zn, जिंक Fe, आयरन, Pb, लेड, H, हाइड्रोजन H2, Cu, कॉपर, H दोबारा से आ रहा है, तो पहला जब H आ रहा है ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी बार जब H आ रहा है तो वो मरकरी है, Hg है। Ag सिल्वर,
AAU गोल्ड। ये तो इसमें हमने लगभग सारे मेटल्स को कवर किया। वी विल कीप दिस टेबल है। ये टेबल हमारे बहुत ज्यादा आज काम आने वाली है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि टेबल और इसमें मिलने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से, इन ऑर्डर टू हैव सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब शुरू करेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है, मेटल किसके साथ में रिएक्शन करके क्या सब्सटेंस बनाएगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, किस तरह से, और वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज ये सारी बातें हमारी इस टॉपिक में कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन किया जा सकता है। तो पहले हमने किसके साथ शुरू किया, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है। ऊपर की तरफ वाले एलिमेंट कैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ में आए तो टेंडेंसी लूज कर रहे हैं, सारे एलिमेंट जो हमने लिखे दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन टेंडेंसी देने का जो गुण है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का कैरेक्टर कम हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं लेकिन वो टेंडेंसी कम हो रही है। तो सबसे कम कौन हो रहा है यहाँ पर, गोल्ड। तो गोल्ड क्या हो गया, नोबल मेटल्स में आने वाला एलिमेंट हो गया। सिल्वर है वो भी नोबल में आता है, बट सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन में तो सिल्वर इज अ लिटिल बहुत रिएक्टिव, थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है ज्यादा इन कंपैरिजन टू गोल्ड। ऐसे ही मरकरी है, मरकरी इज अ लिटिल मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू सिल्वर। यानी कि ऊपर की तरफ में आने वाला हर एटम, हर एलिमेंट अपने से नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव। सपोज हम ये दो एलिमेंट लिए, आयरन और लेड, तो आयरन और लेड के अंदर रिएक्टिविटी की बात करनी हो तो आयरन इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू लेड, व्हाइल लेड इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सो अब बात चल रही है रिएक्शन ऑफ मेटल्स की विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी के अनुसार भी ऑक्सीजन का रिएक्शन मेटल्स के साथ में चेंज होता है। फॉर दैट वी हैव 4 पॉइंट्स। यहां पर 4 पॉइंट हमारे पास में। सबसे पहले रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनके साथ रिएक्शन। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से, जो सबसे ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, यानी कि सोडियम है, पोटेशियम है, दे आर अंडर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, ये ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन एक्सपोजर। अगर ऑक्सीजन के टच में भी आ जाए तो भी ये रिएक्शन कर जाते हैं, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दे स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, दे स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, और इनमें आग लग जाती है। तो यहाँ रिएक्टिविटी देखो कितनी ज्यादा है, ऑक्सीजन जैसे टच में आई रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन के साथ में फिर इनमें आग लग जाती है। दिस शोज दैट दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्शन का जो तरीका होगा इनके साथ में वो होगा कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इनकी वैलेंसीज आपको पता हो, उसके अनुसार इनका फॉर्मूला बनाओ। एज एन एग्जांपल सोडियम है +1 वैलेंसी का, तो जिन एलिमेंट्स में +1 वैलेंसी यानी कि जिन पे +1 चार्ज है उसका रिएक्शन आप एक ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 है। अब इनमें आप रिएक्शन कराओगे तो क्रॉस करते हैं, ये 2 डिजिट इसको हो जाएगी, ये 1 इसको हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी N2O, इस तरह से। और यही इसकी जगह कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा मेटल हो जिसके ऊपर +2 चार्ज हो, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों डिजिट कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी MO। ऐसे मान लो किसी मेटल के पास में +3 चार्ज हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस करना, ये डिजिट इसको और ये डिजिट इसको करो, तो इट विल बी M2O3, ये बन जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ये मेटल्स के अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला हो गया अलग अलग मेटल्स के। तो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ में जो हमने रिएक्शन कराया तो क्या है, स्पॉन्टेनियस बाय देमसेल्फ, बाय नेचुरल कंडीशंस दे रिएक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी N2O। ऐसे इसकी बात करें तो क्या बन जाएगा, इट विल बी K2O।
सो व्हाट आर द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बने हैं, दे आर ऑक्साइड्स, दे आर नोन एज ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड, पहले आपने मेटल का नाम बोलना है, उसके बाद में ऑक्साइड शब्द लगाना है, तो ऑक्सीजन है। तो पहले कौन आ रहा है, सोडियम, तो क्या नाम हो गया, सोडियम ऑक्साइड, इसके लिए पोटेशियम ऑक्साइड। और भी इन जनरल अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए तो सबसे पहले जो होता है वो पॉजिटिव एलिमेंट का नाम होता है, उसका नाम आपको पूरा बोलना होता है। सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम तो पोटेशियम, जिंक है तो मैग्नीशियम, जो भी, तो पॉजिटिव एलिमेंट का नाम पूरा बोले। और नेगेटिव अगर एलिमेंट है तो उसका नाम आइड में खत्म होता है, आइड, जनरल कंडीशन। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो कार्बाइड, नाइट्रोजन से कराओगे तो नाइट्राइड, हाइड्रोजन से कराओगे तो हाइड्राइड। ये मेटल का एलिमेंट के साथ रिएक्शन होगा तब। तो पॉजिटिव में जो होगा यानी कि मेटल जो होगा उसका नाम कंप्लीट रहेगा, और जो दूसरा पार्ट से जुड़ रहा होगा उसका नाम आइड में खत्म करना होता है। ये तब है जब एलिमेंट रिएक्शन, अगर कोई ग्रुप आ जाए जैसे CO3 आ गया वो जुड़ेगा तो ITE में खत्म होता है। जैसे कार्बोनेट या तो जैसे NO3 नाइट्राइड या कार्बोनेट, तो आइड में, ITE में या एट में खत्म होता है। वो पॉइंट अभी नहीं है हमारे पास सिर्फ क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट रिएक्शन तो दूसरे एलिमेंट का नाम आइड में खत्म होगा। तो अब ये कंपाउंड क्या बन गया हमारे, N2O, और ये बन गया K2O, नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट, जो इनसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनसे कम रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होंगे, नीचे वाले, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है लिटिल रिएक्टिव, मतलब इनसे कम रिएक्टिव की तरफ में आ गए, वो कौन सा हो गया हमारे पास, तो ये अगर हम हेडिंग डाल दें, रिएक्शन विद अ लिटिल लेस रिएक्टिव, लिटिल लेस रिएक्टिव मेटल्स। थोड़े से इनसे जब कम रिएक्टिव हो गए, उनके साथ में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड देम अ लिटिल हीटिंग, थोड़ा उनको गर्म करना पड़ेगा। तो इनके साथ रिएक्शन कैसे होगा, विद लिटिल हीटिंग, थोड़ा गर्म करना है, ठीक है। जैसे ये कैल्शियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, अब इनका साथ में आप रिएक्शन किसका कराओगे, ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्ट देम विद ऑक्सीजन। अब जब इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इनकी कम होगी है। अगर रिएक्टिविटी कम होगी है तो इतनी तेजी से अपने आप रिएक्शन नहीं करें, तो इनको थोड़ा हीट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग, यहाँ रहेगा कंडीशन क्या रहेगा, ऑन हीटिंग। ऑन वार्मिंग भी आप कर सकते हो, यहाँ हीटिंग का मतलब ये बहुत ज्यादा हीटिंग, लिटिल हीटिंग भी आप कर सकते हो, ऑन लिटिल हीटिंग, हीटिंग या लिटिल हीटिंग के ऊपर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, कंपाउंड बनाने का तरीका वही रहेगा, लुक एट द वैलेंसीज एंड कंबाइन देम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर दोनों पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इट विल बी CaO and MgO। वी आर नॉट गोइंग अंडर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में अब हम आ जाते हैं उसके नीचे रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव जो एलिमेंट हो जाएंगे, उससे नीचे की तरफ जब आप आ जाओगे, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये एलिमेंट एक अलग टाइप के अंदर आते हैं। इनको अगर हम छोड़ दें तो फिर कौन आ रहा है, आयरन। जो आयरन है इट रिएक्ट्स विद तो हो गया रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आयरन का रिएक्शन, जिंक और मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम और जिंक के बारे में हम बात करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन, आयरन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन जब होगा तो ये देखिए Fe+O2 ऑक्सीजन के साथ में। अब कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसके साथ में जब आप गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, इट विल बी फॉलोइंग Fe2O3। वैलेंसी के अनुसार आयरन शोज 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी है, +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। ये जो बनाया हमने किसमें बना दिया, +3 में बना दिया। +2 में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, FeO बन जाएगा। और अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Fe3O4। ये 2, एक ये हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया, ये बन गया। सो ऑल आर करेक्ट, ये भी सही फॉर्मूला है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। या आप इनको ऐसे कर सकते, प्लस को हटा दो, बीच में डॉट लगा दो। So all are the possibilities of formation of oxide by iron and all are correct depending upon हमने कंडीशन किस तरह की दी है उसको। तो कंडीशन यहाँ जो दे रहे हैं कौन सी दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बात कर रहे हैं। इनसे ज्यादा अगर थोड़ा सा आयरन को
जो कंडीशन हमने हीटिंग के आयरन को दी से थोड़ा और ज्यादा गर्म कर दे तो रिएक्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में। एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में रिएक्शन करोगे अगेन द सेम फॉर्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक इज अप्रोक्सीमेटली टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन थोड़ी सी इनसे ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया और जिंक हो गया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कंबाइन ऑक्सीजन विद देयर, सो अगेन दे आर अंडर स्ट्रांग हीटिंग। मोर स्ट्रांग हीटिंग भी कर सकते हो तो क्या बन जाएगा, इट विल बी Al2O3 और ये क्या बन जाएगा ZnO। एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी, जिंक 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट को लेकर। 3 पॉइंट हो गए, ऑक्सीजन के साथ मेटल जब रिएक्शन कर रहे हैं तो 4 पॉइंट बन रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये, वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा हीट करने, काफी देरी तक हीट करने पर रिएक्शन करेंगे और उनमें नाम आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब हो गया जिन्हें बहुत लंबे समय तक गर्म करना पड़े, काफी देर तक गर्म करना पड़े। और ये हो गया हमारे पास कॉपर। तो कॉपर जो है इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमारे को ज्यादा हीट करना पड़ेगा इनके। तो कॉपर के साथ जब आप इनको हीटिंग करोगे तो क्या बना लेगा, अगेन वही वैलेंसी के अनुसार फॉर्मूला, कॉपर शोज 2 वैलेंसीज, +1 और +2, +2 में ये हो जाएगा और +1 लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। हाँ, इनमें जैसे आप आयरन में कंबाइन करें तो वो काम इनमें नहीं होता है, कॉपर में नहीं होता है। कॉपर डू नॉट फॉर्म मिक्स ऑक्साइड्स। सो ये तो हुआ पहला पॉइंट किसका, मेटल्स का। रिएक्शन ऑफ मेटल्स किसके साथ चलता है, विद ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट चला हमारा। और फर्स्ट पॉइंट में जो कंपाउंड बने, मेटल्स जो ऑक्साइड बने, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। मेटल ऑक्साइड जो बने हैं, अब इनके हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। पहला जो काम हमने किया वो क्या किया, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। दूसरी बात क्या करें, किस कंडीशन में कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा और वो क्या बनाएगा। अब बात आ गई ऑक्साइड बन रहे हैं सब के अंदर। तो जो ऑक्साइड्स बने हैं मेटल के, जैसे Na2O, MgO, Al2O3, जो भी ऑक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सो फॉर्म्ड कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड बने इनका क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट पॉइंट है इनके अंदर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड यहां बने हैं उनका नेचर क्या है। तो फर्स्ट, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड थे, लाइक Na2O, K2O, दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि दे फॉर्म बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, दे फॉर्म एसिड, दे फॉर्म बेसिस। बेस क्या बनेगा, NaOH, ये बन जाएगा KOH, लाइक प्लस हाइड्रोजन बच गई, तो हाइड्रोजन गैस, लाइक दिस। हाइड्रोजन इज अ गैस, विल बी रिलीज्ड आउटसाइड। हाइड्रोजन गैस है, बाहर निकल जाएगी। बाहर जब गैसें निकलती हैं तो उसके लिए हम अपवर्ड एरो करते हैं, और जब कोई चीजें नीचे जमती हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन दिखाने के लिए एरो का निशान नीचे की तरफ में कर देते हैं, लाइक दिस। अभी तो ये गैस है तो गैस के लिए एरो विल बी अप, ये हो गया। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, पानी में जब इनको मिलाते हैं, दे फॉर्म बेस, ये बेस बनाते हैं। अब बेस भी कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल, बेस इज वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाते हैं। वाटर soluble bases are known as alkalis, इनको हम alkalis के नाम से बोलते हैं। वाटर soluble bases, पानी में जो बेस डिसॉल्व कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, they are known as alkalis। वहीं अगर हम इससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड्स, जैसे कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, नेचर की बात आ रही। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट चल रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स, इनको जब वाटर में डिसॉल्व, दे आल्सो फॉर्म बेस, ये भी बेस बनाते हैं। विद दिस फॉर्मूला एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, MgOH एंड हाइड्रोजन गैस, गैस रिलीज आउटसाइड।
अब ये जो बेस बने हैं यहाँ पर, दे आर बेस बट नॉन सोल्यूबल इन वाटर, नॉन सोल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में कम घुलते हैं या ना के बराबर होते हैं या नहीं घुलते हैं, इसलिए इनको हम सिर्फ बेस कहेंगे, नॉट एल्कली। आल्दो द मीनिंग ऑफ एल्कलीज एंड बेस इज सेम, बट फर्क क्या है वाटर सॉल्युबिलिटी को लेकर। जो बेस वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं, जो इजीली डिसॉल्व नहीं करते उन्हें हम सिर्फ बेस ही बोलते हैं। सो दैट वाज सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट को लेकर के। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3 और जो जिंक का ऑक्साइड है, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बताया? एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जो जिंक का ऑक्साइड है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब हो गया दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। उससे ऊपर वाले जो हमने किए थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनका जो ऑक्साइड था वो कैसे नेचर का था? बेसिक नेचर का। और जो जिंक और सिर्फ ये दो एलिमेंटों के ऑक्साइड ऐसे हैं, इन दो ही एलिमेंटों के ऑक्साइड ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन पर बेस्ड, पजल पॉइंट के अंदर डाल देते और वहां कंफ्यूजन हो जाती है। सो कीप दिस माइंड, keep this thing in your mind कि oxides of aluminium and zinc are amphoteric in nature. They do not form entirely base or entirely acid when dissolved in water. They are basic, they are amphoteric in nature. तो ये तीन पॉइंट है about the nature of oxides of metals. Next property we will discuss reaction with acids. ये जो हमारे metals properties oxides ही कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया उसके अंदर। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था नेचर वेव, अब सेकंड पॉइंट अबाउट द मेटल ऑक्साइड इज दैट रिएक्शन विद एसिड्स। इनका एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेंगे? ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनको जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव Na2O, MgO, ये दो एग्जांपल हमने ले लिए अलग अलग कैटेगरी से, और इनका रिएक्शन हमने कराया किसी भी एसिड के साथ, एनी वन एसिड लाइक H2SO4, और यहां हम ले लेते हैं HCl, यू कैन हैव HNO3 आल्सो, नाइट्रिक एसिड भी आप ले सकते हो। तो इनके साथ में जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन को करने का बहुत आसान तरीका होता है। जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे क्लोरीन पर नेगेटिव है, सल्फेट पर -2 होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड को आपने ऑक्साइड के मेटल से जोड़ना है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट से जोड़ना है, क्योंकि मेटल पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्जेस इंटरेक्शन का काम करेंगे, अपोजिट चार्जेस के बीच में रिएक्शन कराओ तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेट सोडियम जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? Na2SO4। बाकी क्या बच रहा है वो जोड़ दो आप इनके साथ में, तो क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म वाटर। ऐसे अब आप इसके साथ में कराओ तो ये क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस वाटर, बैलेंस बाय योरसेल्फ। जब एसिड्स के साथ में रिएक्शन करा तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? मेन प्रोडक्ट क्या बनी? सॉल्ट्स आर फॉर्म। मेटल जो होते हैं वो एसिड के नेगेटिव पार्ट से जुड़ करके चेंजेस टू सॉल्ट बनाने का काम करते हैं। सो दीज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर के, और नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये जो हमने बेस किए ये कैसे नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे, इसलिए इन्हें किससे रिएक्शन किया? एसिड के साथ में। अब अगर आप इस ऑक्साइड का किसी बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब रिएक्शन बिकॉज दे आर हैविंग ओनली वन नेचर, एक ही गुण है, तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट, these metal oxides do not react with acids to form salts, with base to form salt. अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 एंड जिंक Zl, बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर के सो डेफिनेटली क्या करेंगे? दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड ये होगी दोनों के, अब बेस ले लेते हैं Al2O3 प्लस बेस
बेस के फॉर्म में हमने ले लिया NaOH, ऐसे यहाँ हो गया ZnO प्लस बेस हो गया NaOH। तो ये दोनों का रिएक्शन हो गए एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स के, और ये दो रिएक्शंस हो गए जिंक के ऑक्साइड्स के। एम्फोटेरिक नेचर के एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर की बात आ गई तो वही रिएक्शन रहेगा। तो मेटल का कोई भी ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, द सेम प्रोसेस वही रहेगा। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, इनको क्रॉस कर दो, कंबाइन देम विद वैलेंसी, तो फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस एंड वाटर। ऐसे यहाँ इसके साथ में कराओ तो क्या बन जाएगा, HCl है, जिंक के साथ में तो क्या बन जाएगा, ZnCl प्लस क्या हुआ H2SO4। ऐसा भी कर सकते हो, इस एसिड को यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, या HNO3 बच नहीं तो आप उसको भी ले सकते हो, या कोई और एसिड ले लो। तो नेगेटिव पार्ट मेटल जोड़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या बनाए, सॉल्ट बनाएंगे। अब बच गया बेस के साथ में रिएक्शन। तो बेस के साथ में रिएक्शन करने पर कंपाउंड प्रोडक्ट जो होंगे, जो चीज यहाँ बनेगी, दे विल बी सॉल्ट। लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाने का वो आसान तरीका नहीं है जो हमने एसिड में यूज किया। दे फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड जो आपको रटने होते हैं, कुछ पॉइंट यू हैव टू क्रैम, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड बाय क्रैमिंग। अब एल्युमिनियम साथ में रिएक्शन कराएगा तो इट फॉर्म्स NaAlO2, इट फॉर्म्स NaAlO2 प्लस वाटर एंड वाटर। ऐसे ही अगर हम जिंक के साथ में बेस का रिएक्शन कराएं, इट फॉर्म्स Na2ZnO2 प्लस वाटर। यानी कि ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसी के साथ में भी करवाओ, एसिड से कराओ, बेस से कराओ, वाटर सब में बनना है। और दूसरी क्या चीज है, बेस सब में बनना है। बट बेस सॉल्ट, एसिड, ये सॉल्ट सब के अंदर बनेगा, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करने पर फॉर्मूला फॉर्मेशन जो है वो रटने का तरीका हो गया, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो नाम है, ये जो सॉल्ट यहाँ बना है बेस के साथ, ये चीज नोन है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इस कंपाउंड का नाम है। दिस इज नॉट ए सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट। तो अगर हमने एक ही प्रॉपर्टी करी है मेटल की विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का ये एक ही रिएक्शन हुआ, और उससे बनने वाले जो ऑक्साइड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज करी, और उनकी टू प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से किया है, डिटेल में किया। दीज प्रॉपर्टीज व्हेन यू have basic understanding about them, you would be able to solve the questions asked at your different type of levels। अलग अलग जो एग्जाम्पल आते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे, कौन किसके साथ किस कंडीशन रिएक्शन करता है, तो वो बात आपको क्लियर हुई, यहाँ पर समझने की कोशिश हुई है। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो इसको हटा दें यहाँ से, सेकंड रिएक्शन में आ गया हम, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन मेटल्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करना। तो हाइड्रोजन के साथ में आप रिएक्शन कराओगे तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की हम बात करें तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हो गए, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये हो गए। अब इनके साथ में किसका रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। तो रिएक्शन होने के अभी आपको तरीका बताया, एलिमेंटल रिएक्शन तो इनकी वैलेंसीज को जोड़ करके कौन बना, तो बन जाएगा NaH, ये क्या बन जाएगा KH, क्योंकि 1 वैलेंसी हाइड्रोजन की -1 और मेटल्स की +1 होगी। तो प्लस में क्या होगा, उसको बैलेंस करना है, तो कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी दिस ओनली, ये बनेगा। और नाम क्या हो जाएगा, मेटल का जो नाम है वो, और लास्ट में क्या नाम हो जाएगा, हाइड्राइड। सो दीज आर नोन एज मेटल हाइड्राइड्स। और मेटल हाइड्राइड में कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम मेटल हाइड्राइड्स। अब हम बात करें ये जो मेटल हाइड्राइड्स है इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो टू बी, यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर वाला कोई पॉइंट नहीं होगा। जो भी मेटल है जो रिएक्शन करेंगे, अब तो खासकर वहां तक हाइड्रोजन तक, ऊपर तक के जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन नीचे वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाले एलिमेंट है वो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने से ऑल विल फॉर्म हाइड्राइड। वैलेंसी के अनुसार आप उसका फॉर्मूला, इनकी प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टी है कि व्हेन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल के जो हाइड्राइड है, लाइक दूसरा हमने ये एग्जांपल है, इन मेटल हाइड्राइड्स को व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर दे फॉर्म बेस।
ये बेस बनाते हैं यहाँ पर। तो एल्कलीज वाली बात आप करो, जो हमने पहले ऑक्साइड में, वो पॉइंट यहाँ नहीं है, वो कब था मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स के लिए पॉइंट आता है एल्कलीज फॉर्मेशन। अब आप इसके अंदर कराओगे क्या बन जाएगी ट्विन फॉर्म KOH, ऑल्दो पॉइंट्स विल रिमेन सेम, तो यहाँ पर आप कराओगे क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन लेफ्ट, जो हाइड्रोजन बचेगी वो क्या बन जाएगी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी लाइक दिस। तो ये हो गया अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब है पानी के साथ में रिएक्शन, मेटल प्लस वाटर। ये हो गया मेटल के साथ में जब वाटर रिएक्शन करते हैं, दे शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप की मिलेगी आपको इनमें, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो कंडीशन हम यहाँ पानी के साथ में देंगे वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, फर्स्ट पॉइंट सोडियम एंड पोटेशियम डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पानी के अंदर डाल दो आप लोगों को और इनमें रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने पर क्या बनेंगे, दे विल फॉर्म बेस, ये बेस बनेंगे। ये तो होगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात। जो हाइड्रोजन बच रहा है वो बना लेगा हाइड्रोजन गैस लाइक द प्रीवियस। तो ये तो बात हुई किन को लेकर के, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को लेकर के बात। जो इससे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कैल्शियम है विच आर लेस रिएक्टिव, जो सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव हो गए लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड विद अ लिटिल हीटिंग। यहाँ पर हमारे को गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो मिक्सचर होगा इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, हीटिंग का काम करना पड़ेगा। हीटिंग के लिए आप ट्रायंगल का सिंबल बना सकते हो नॉन एज डेल्टा। तो अब इसमें रिएक्शन कराओ तो विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। कंपाउंड तो क्या बनेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन तो बेस ही बनेंगे, ये बन गया MgOH होल ट्वाइस प्लस ये हाइड्रोजन गैस H2 लाइक दिस। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब इनसे और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो एलिमेंट है दे रिएक्ट अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी कैसे, विद ऑक्साइड ऑफ वाटर, विद स्टीम के साथ में रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे करते हैं, विद स्टीम, मतलब इनके साथ में पानी को बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा पानी इज कन्वर्टेड टू स्टीम फॉर्म वाटर। तो अब ये हो गया जैसे Zn प्लस ये हो गया वाटर, बट वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में, तो स्टीम करना पड़ेगा। ऐसे ये एल्यूमिनियम को आप ले लो, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराओ वाटर के साथ में इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ये हो गया कंपाउंड फॉर्मेशन। इनके अंदर क्या बन जाएगा, कंपाउंड विल बी ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये जो हमने फर्स्ट कैटेगरी करी है इनके अंदर क्या बन रहा है, बेस आर फॉर्म, बेस बन रहे हैं। वहीं जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके साथ जब वाटर का स्टीम फॉर्म में रिएक्शन कराएंगे, वाटर को स्टीम फॉर्म में लेकर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये कम रिएक्टिव मेटल्स है और ये इतने आसानी से रिएक्शन करेंगे नहीं, इसलिए पानी हमने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया ताकि इनकी रिएक्टिविटी जल्दी से हो सके। पॉइंट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट दे विल नॉट फॉर्म बेस, ये बेस नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाते हैं। एंड द फार्मूला फॉर ऑक्साइड वाज ZnO, एल्यूमिनियम आ गया तो Al2O3 प्लस क्या बच रहा है, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन गैस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, दे फॉर्म या लेस रिएक्टिव, हाईली लेस रिएक्टिव आप कह सकते हो, फॉर्म ऑक्साइड्स नॉट बेस। ये पॉइंट जरूरी ध्यान रखना आपको, ताकि न्यूमेरिकल जाए क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन रहे तो उनमें कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद, मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ हुआ, ये विद वाटर के साथ। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मेटल है उनका रिएक्शन एसिड के साथ। तो पहले हम एक जनरल पॉइंट करते हैं विद एसिड्स।
एक जनरल पॉइंट, कॉमन पॉइंट। उसके बाद में फिर हम स्पेसिफिक पॉइंट करेंगे। जनरल पॉइंट अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद ऑल टाइप ऑफ एसिड्स। मेटल हर एसिड के साथ रिएक्शन करने पर बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। बट वी आर एक्सेप्शनल केसेस आल्सो। यहाँ अलग अलग पॉइंट भी बनते हैं। अलग अलग पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि नाइट्रिक एसिड जो होती है, HNO3 जो एसिड होती है, डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। वो नॉर्मल कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। कीप दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड को आप हटा दो, फिर कोई भी एसिड मेटल के साथ लगाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया मैग्नीशियम मेटल ले लिया, या एल्युमिनियम को ले लिया हमने। अब एल्युमिनियम का जो पॉइंट है यहाँ पर बार बार आपको परेशान करेगा, और वो है एम्फोटेरिक नेचर को। तो एम्फोटेरिक नेचर एल्युमिनियम का तब है जब वो ऑक्साइड फॉर्म में है। अब तो एल्युमिनियम इज इन मेटेलिक फॉर्म, प्योर फॉर्म में, तो अब इसके एम्फोटेरिक नेचर की बात नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ मेटल का कैरेक्टर, क्योंकि ये अकेला है। एम्फोटेरिक तब था जब जुड़ गया था ऑक्सीजन से। ये मैग्नीशियम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया। अब रिएक्शन किसके साथ में बताया? इस एसिड को छोड़ के आप किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, फॉर एग्जांपल H2SO4। और रिएक्शन बहुत ही आसान होता है। एसिड्स का नेगेटिव पार्ट हमेशा मेटल के साथ जुड़ेगा। इन मेजर ऑफ द रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शंस के अंदर मेटल हमेशा एसिड के नेगेटिव, या एसिड का नेगेटिव हमेशा मेटल से पक्का जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन आप करा दो इसमें। तो रिएक्शन जब आप इसके साथ में कराओगे क्या बन जाएगी? टू फॉर्म MgCl2। इसमें कराओगे क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल लाइक दिस। और बाकी क्या बच रहा है वो आप देख लो और उनको जोड़ दो। हाइड्रोजन बच रहा है, तो हाइड्रोजन अकेला बच रहा है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। नाउ लेट्स हैव अ जनरल आइडिया अबाउट व्हाई मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्यों बनाते हैं? रिएक्शन रीजन इज दैट, रीजन किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बनने के लिए व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो रीजन ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, या जो मेटल्स हैं, दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? मेटल हैं, ये रिएक्शन करने पर क्या करते हैं? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दो लूज करेगा, कोई तीन लूज करेगा। तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय पर्टिकुलर मेटल। किसी मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन लूज होती है वो एक है तो n1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो, n की वैल्यू 3 हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन 3 लूज किए गए। तो अब ये जो रिएक्शन यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ इसके अंदर देखो क्या हो रहा है? मेटल्स आर शोइंग इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में, जो हाइड्रोजन है उसको जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। जो हाइड्रोजन आयन यहाँ बढ़ेगा, देखो एसिड है, एसिड टूटेगा, एसिड टूटेगा तो H आयन और क्लोराइड आयन बढ़ गया। यहाँ पर होगा तो H आयन और सल्फेट आयन बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इस हाइड्रोजन के पास में आ जाते हैं और हाइड्रोजन को मिल जाते हैं। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते हाइड्रोजन गैस में बदल जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस इनके अंदर बनती है। कुछ केसेस के अंदर यहां देखे अब इस वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इसमें हाइड्रोजन गैस बने? इसलिए नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल रिलीज करते हैं यहां पर वो हाइड्रोजन गैस के पास जाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनती भी है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी बहुत तेजी के साथ रिलीज होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी और अब इससे बदले में नाइट्रिक एसिड ने बदले में क्या बना दिया? ऑक्सीजन गैस को बना दिया। ये ऑक्सीजन गैस अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देती है। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। बाकी किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है।
क्या बनाएगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या बताया कि कोई भी मेटल हो कोई भी एसिड हो रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। ये मेटल हो गया। अब नाइट्रिक एसिड के केस में क्या हुआ, नहीं होगा। क्या होगा वो बातें फिर दोबारा से आगे की तरफ से करेंगे। एग्जांपल क्या, मैग्नीशियम इसके साथ एल्युमिनियम इस एसिड के साथ में रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को अगर हमें चेक करना हो, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन को चेक करना हो, तो फॉर दैट वी हैव अ टेस्ट इन लैब। उसके लिए क्या करना है, कोई भी आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मेटल को डाल दिया और मेटल में अब आप कोई भी एसिड एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड को आप इसमें इंट्रोड्यूस करो। देयर विल बी रिएक्शन। डाइल्यूट फॉर्म एसिड्स को लोगे, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड जितना डाइल्यूट होगी उतनी तेजी के साथ में रिएक्शन करेगी। तो रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है कलेक्टेड बाय प्लेसिंग योर थंब ऑन द टेस्ट ट्यूब। अब ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, you will find a pop sound production over there. हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल गैस होती है, वो आग पकड़ती है और यहाँ ये पॉप साउंड के साथ में जलती है। पॉप साउंड, प्रोडक्शन ऑफ पॉप साउंड। पॉप साउंड की एक आवाज आएगी उसमें जो ये बताती है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड के केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो एसिड्स में मैंने आपको बताया कि जो भी रिएक्शन है किसी भी मेटल, सिर्फ नाइट्रिक एसिड के केस को आपने बोलना, बाकी किसी भी मेटल के साथ किसी भी एसिड का रिएक्शन कराओ, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, अबाउट नाइट्रिक एसिड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ में बात करते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में बात। तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्या हुआ, ये मेटल हो गया। इसका रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ में कराते हैं तो शुरुआत के रिएक्शन तो बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे और एसिड्स के साथ में होते हैं। हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है, ये हाइड्रोजन गैस बनी, लेकिन साथ में इसने क्या किया, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन भी बनाती है, तो इसकी जो ऑक्सीजन बनेगी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्टेड इनटू वाटर, ये पानी में बदल जाएगा। एंड इटसेल्फ, और देखो ये खुद किस चीज में बदल जाएगी, विल बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड में बदल सकते हैं, और जो अलग अलग कंपाउंड इसके बनेंगे वो कौन से होंगे, मे बी ब्राउन कलर की गैस हो NO2, ब्राउन कलर की गैस बनेगी NO2, या तो ये बनेगी, या नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है उसके अंदर, या नाइट्रस ऑक्साइड बन सकता है N2, और अमोनियम नाइट्रेट में आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, या हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट बन जाए। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या बनेगा, देखो मेटल है, मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन साथ में, बस ये ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। प्लस में ये जो चार प्रोडक्ट लिखे इनमें से कोई एक प्रोडक्ट मान लो NO2, ब्राउन कलर की गैस बन जाए, या ये बन जाए, प्लस प्लस सोल्ट बनेगा। सोल्ट बनने का तो हर मेटल का हर एसिड के साथ वही तरीका रहेगा, हर मेटल का हर एसिड के साथ में सोल्ट जरूर बनेगा। पॉइंट किसको लेके चल रहा, हाइड्रोजन गैस को लेके चल रहा। हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही, वाटर बन रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन से, नाइट्रिक ऑक्साइड के सेल्फ ऑक्सीडेशन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट भी बनेगा। तो पहले वाले रिएक्शन देयर वर 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यहां पर 3 प्रोडक्ट्स आ गए। अब पर्टिकुलर केस में आ जाए, पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज विद मैंगनीज एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। कंडीशन क्या होगी, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मैग्नीशियम और मैंगनीज। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन HNO3 का रिएक्शन, कंडीशन क्या है, वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट भी आप कह सकते हो, वेरी वेरी डाइल्यूट, यानी कि इट इज जनरली 1 to 2% ऑफ नाइट्रिक एसिड। 1 से 2% नाइट्रिक एसिड होगी, और 1 से 2% का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर का है हमारे पास में, तो उसमें 1 या 2 मिलीलीटर की नाइट्रिक एसिड होगी। तो ऐसे में ये इसके साथ रिएक्शन करेगा,
कंपाउंड क्या बनेगा, सोल्ट तो बनेगा। और सोल्ट कैसे बनेगा, एसिड का नेगेटिव पार्ट इसके साथ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगी, इट विल बी Mn मैंगनीज +2 वैलेंसी और +7 +5 वैलेंसी, ये दो वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम +2 वैलेंसी +7 भी होती है, तो जो आपके काम आती है +2 वैलेंसी काम आती है, तो आप +2 वैलेंसी को लोगे इसके साथ में, तो नाइट्रेट का -1 होता है, बन जाएगा NO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बना। तो अब कंडीशन देखो, बिल्कुल वो कंडीशन किसके साथ में है, विद मैग्नीशियम रिएक्शन साथ 1 to 2%। कंडीशन वो स्ट्रोक वेरी डायल्यूट, तो क्या बनेगा, इट विल बी MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो ये जो पॉइंट हम कर रहे हैं, अगर हम इस मेटल्स की जगह पर किसी और मेटल को ले लें, मैंगनीज और मैग्नीशियम की जगह, और कंडीशन बाकी सब पूरी करें, देयर विल बी नो रिएक्शन, तो रिएक्शन नहीं होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन नहीं होगा। अब किसी मेटल के लिए अभी तो था वेरी डाइल्यूट, और किसी के लिए हो जाता है डाइल्यूट, वो भी कोल्ड डाइल्यूट की बात हो गई, किसी में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात होती है, किसी में हॉट नाइट्रिक एसिड की बात होती है। उसके अनुसार जो 4 प्रोडक्ट हमने बनाए थे उनमें वेरिएशंस आता है। अब हम बात करते हैं कुछ और मेटल्स से आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ये ले लिया हमने जिंक, ये सेकंड पॉइंट, इसका रिएक्शन किसके साथ में चल रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ। अब इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मेटल है तो नेगेटिव पार्ट तो जुड़ेगा, इसके साथ में क्या बन जाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस जो 4 अमोनिया प्रोडक्ट, 4 नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट जो बताए थे उनमें से NO2 ब्राउन कलर की जो गैस है वो बनेगी इसमें, ये होगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा। तो अब हम बात करते हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स, लास्ट केमिकल रिएक्शन, ये लास्ट केमिकल रिएक्शन पर आ गए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट के साथ में जब रिएक्शन, मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन को एग्जांपल ले लो, जैसे Zn प्लस CuSO4, ये देखो, तो वर्ड क्या यूज किया हमने यहाँ, मेटल सॉल्ट, पहले भी आ चुका है पॉइंट, मेटल और सॉल्ट, यानी कि मेटल के साथ एसिड का नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, मेटल सॉल्ट हो जाएगा। तो ये मेटल है, ये कोई भी एसिड उसका नेगेटिव पार्ट, ये किसमें आता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट है, तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। तो जब हम किसी मेटल का मेटल सॉल्ट के साथ, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये समझना। तो ऐसे रिएक्शंस को करने के लिए ये जो सीरीज हमने बनाई है, ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी टाइप का रिएक्शन आ जाए, कैसे भी टाइप का रिएक्शन आ जाए, बस आपने इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि जो मेटल आप रिएक्शन करवा रहे हो, जो मेटल, जिस मेटल का रिएक्शन आप सॉल्ट के साथ करवा रहे हो, वो सॉल्ट में मिलने वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्योर फॉर्म में मिलने वाला, प्योर फॉर्म में मिलने वाला जो मेटल है मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन जो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है दूसरे वाले केस में। तो जिंक अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसको यहां से हटा देगा और खुद इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 C। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करना है। तो क्या होगा, अगर ये मेटल जिसका हम सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो सोल्ट में जो मेटल है वो कम रिएक्टिव हो और प्योर फॉर्म में जो हमने मेटल लिया वो ज्यादा रिएक्टिव हो, देन दे विल अंडरगो द रिएक्शन होगा। और कौन सी टाइप का रिएक्शन होगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी का भी, आप कोई भी एग्जांपल अपने साथ में बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मान लो आयरन, और आयरन का रिएक्शन अब हमने करा दिया मान लो एसिड के साथ में। एसिड कौन सी होगी, इस एसिड का केस बाद में सॉल्ट लेना, और सॉल्ट ग्रुप में मान लो हमने लेड क्लोराइड को ले लिया, इनके साथ में रिएक्शन कराना। यू विल हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। हर क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, उनके अंदर क्वेश्चन के पूछने के तरीके बदल जाएंगे, बट द पॉइंट विल बी सेम, यही पॉइंट रहेगा। लैंग्वेज का चेंज मिलेगा, पूछने का तरीका बदल, कंसेप्चुअल कर देंगे। पॉइंट यही रखना आपको कि मेटल्स में प्योर जो है वो क्या कंबाइंड स्टेट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है तो रिएक्शन होगा, अगर कम रिएक्टिव तो रिएक्शन नहीं होगा, देयर विल नो डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ दो मेटल है, आयरन प्योर फॉर्म में है, लेड कंबाइंड फॉर्म। तो आयरन सीरीज में देखो लेड से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो लुक एट लेड ये है और आयरन है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, so this reaction will take place और ये बन जाएगा FeCl2 and lead। और अगर यही काम उल्टा हो जाए, यानी कि ये Pb हो जाए और ये FeCl2 हो जाए, देन आपको क्या करना है, देयर विल बी नो रिएक्शन। ये पॉइंट है। अब हम करते हैं इन्हीं मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड्स। अब देखो ये आयरन हो गया, अब इसका रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ में करते हैं, तो अब देखो इसके अंदर ये जो है ना, ये भी एक प्रकार से आप सॉल्ट समझ सकते हो, हालांकि ये एसिड है बट यू कैन कंसीडर इट सॉल्ट व्हेन द केस ऑफ मेटल इज देयर। तो अब आपको ये भी पता चल जाए कौन सी एसिड किस मेटल से रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी, वो भी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल की जगह मेटल क्या था पॉजिटिव फॉर्म, तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, वही पॉइंट। वहां हमें ये देखना पड़ता था कि जैसे यहाँ कौन हो गया था, लेड हो गया, तो क्या लेड आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगा, आयरन लेड आयरन से कम रिएक्टिव तो रिएक्शन। ऐसे आप मेटल नहीं है, हाइड्रोजन आ गया, तो देखना कि क्या ये आयरन हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आयरन देखो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ये है, आयरन ऊपर की तरफ है, तो रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस में बनेगी, ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। और जो नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल हमने किया वो वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया है, वो पॉइंट यहाँ काम नहीं आएगा, वो एक्सेप्शनल केस हो गया नाइट्रिक एसिड। ऐसे मान लेते हैं हम हमारे पास में AgNO3 सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसका रिएक्शन, या इसको चलो हम ऐसे कर दें, इसका रिएक्शन हम कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सिल्वर को जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालें तो क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो सिल्वर से ऊपर है, यानी कि हाइड्रोजन जो कंबाइंड फॉर्म है वो ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर जो प्योर फॉर्म है वो कम रिएक्टिव। तो प्योर फॉर्म में मेटल जब कम रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकता है, सो दिस रिएक्शन डू नॉट। अब हम शायद ये भी समझ पाए व्हाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, वो किसी भी एसिड या मेटल से रिएक्शन क्यों नहीं करते। नेक्स्ट वी विल हैव सम मोर इंटरेस्टिंग